इधर आजा, आजा इधर। दे दे। जल्दी कीजिए। हाँ हाँ हाँ। इतना वजन है क्या? पूछ उसको। ले ले खा ले खा ले। खत्म हो गया। We are entering in Chittorgarh. This is first gate. This is second gate, Hanuman Pole. आपने सर पीछे वाले 2 गेट देखे थे, हनुमान पोल और गणेश पोल। हाँ। दोनों के बाहर मंदिर देखा होगा आपने, हाँ, छोटा सा। हाँ। ये जोड़ला पोल है, यहाँ पे मंदिर नहीं है, क्योंकि मेवाड़ी में क्या सर 2 चीज़ों को जोड़ने वाला जोड़ला कहलाता है। जॉइंट को हम जोड़ला बोलते हैं। तो ये वाला गेट और आगे वाला गेट दोनों एक ही दीवार में जुड़े हुए हैं, तो उसको जोड़ा और उसको लक्ष्मण पोल बोला गया। तो आगे लक्ष्मण जी का मंदिर रहेगा, लास्ट गेट आएगा राम पोल। ठीक है, राम पोल तो के हर पास- गेट के आगे एक मंदिर है। अच्छा। लेफ्ट में दीवार दिख रहा है सर, लंबा सा। हाँ। ये बनवीर का दीवार है सर। बनवीर ने किले के 2 पार्टीशन करवाने के लिए इस दीवार को बनवाया था। बनवीर एक दासी पुत्र हुआ करते थे राणा सांगा के सबसे बड़े भाई पृथ्वीराज सिंह जी का। आप सबने पन्नादाय वाला पाठ पढ़ा होगा, जिसमें पन्नादाय अपने बेटे का बलिदान कर देते उदय सिंह जी को बचाने के लिए चंदन का। तो मारने के लिए जो पत्र था वही बनवीर है। उसने किले के ऊपर 7 सालों तक शासन किया है। तो किले के 2 पार्टीशन करवाने के लिए उसने इस दीवार को बनवाया था। उस साइड में पूरा गाँव बसा हुआ, इस साइड में पूरा किला, पूरा 8 किलोमीटर का ग्राउंड करेंगे। ये साइड में पूरा गाँव है, इधर किला है। हाँ जी। रात में जो आप महल देख रहे हो कुंभा महल है सर। शाम को 7 बजे बाद यहाँ पे लाइट एंड साउंड होता है, लेकिन कोरोना की वजह से इसको भी बंद कर रखा है। सामने जो आप व्हाइट कलर का महल देख रहे हो सर, फतेह प्रकाश महल है। पहले म्यूजियम हुआ करता था। म्यूजियम के सारा सामान आपको उदयपुर सिटी पैलेस पे देखने को मिलता है। अभी इसको गेस्ट हाउस बना रखा है। जो हमारे यहाँ पे हर साल प्रोग्राम होता है, जौहर मेला लगता है साल में एक बार। तो सारे प्रोग्राम यही पे होते हैं। खबन वाक़ होता है जहाँ पे जौहर हुआ था, वहाँ पे हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम रुकेंगे मीरा मंदिर। और यहाँ से टर्न होते ही लेफ्ट साइड में एक मंदिर बना हुआ, सतविश देवरी 27 गुंबद बने हुए जैन टेम्पल के पार्श्वनाथ को समर्पित है। अच्छा। तो एक जैन टेम्पल हम आगे उतर के देखेंगे। पूरे किले के ऊपर 113 मंदिर है। तो हम सारे नहीं जो मेन मंदिर होंगे ना, वो हम देखेंगे। जैसे मीराबाई का हो गया, समाधीश्वर मंदिर हो गया, या फिर जैन कृष्ण वो हो गया। ठीक है सर, ये गाइड साहब लास्ट फोन पे दिला देंगे फोटो। 113 मंदिर होते हैं, छोटे बड़े सब मिला के। सबसे बड़ा जो मंदिर आप देख रहे हो उसको बनवाया जाता है 7वीं शताब्दी में बप्पा रावल के द्वारा। विष्णु का जो तीसरा अवतार होता है ना बरा का, उसके रूप में। अच्छा, ये इसका आगे का डिजाइन गुजरात का सोमनाथ का मंदिर है, उसका डिजाइन है। पीछे वाला जगन्नाथपुरी उड़ीसा का डिजाइन है। जब अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है, उसने कई सारे मंदिरों को और मूर्तियों को खंडित किया था। खंडित मूर्तियों को हमारे हिंदी रीति रिवाज के अनुसार नहीं पूजा जाता है। हाँ। इसके अंदर जो बराई की मूर्ति होती है वो खंडित हो जाती है। तो राणा कुंभा के द्वारा 14वीं शताब्दी में इसके अंदर राधा कृष्ण और बलराम की मूर्ति की स्थापना करते हैं। नाम देते हैं इसको कुंभश्याम टेम्पल।
बाहर जो आप छतरी देख रहे हो विष्णु का जो वाहन होता है ना गरुड़, हाँ इसका छतरी है। इसी के पास एक छोटा सा टेम्पल लक्ष्मी टेम्पल है, कोई मूर्ति वगैरह नहीं, उसकी पूजा वगैरह नहीं होती नहीं है। होती लेफ्ट में एक मंदिर और देखेंगे, मीराबाई का नाम आपने सुना होगा। जी। प्रॉपर मेड़ता की राजकुमारी हुआ करती थी। यहाँ पे उनकी शादी होती थी राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे भोजराज के साथ। उन्होंने कभी तन मन धन से भोजराज को अपना पति नहीं माना, हमेशा कृष्ण को अपना पति माना करती थी। उन्हीं के भजन कीर्तन साधु संतों के बैठक काटा 10 घंटे मूर्ति के सामने नाचना उसका डेली का रूटीन हुआ करता था। ठीक है सर, कुछ सालों बाद जब राजा भोज की मृत्यु हो जाती ना बीमारी की वजह से, तो मीराबाई को फोर्स किया जाता सती होने के लिए। मीराबाई मना कर देती, राजमहल छोड़ के इस मंदिर में आके रहने लगती है। तो राज परिवार को ये चीज़ें बुरी लगती है कि पति को मरे हुए 2 दिन नहीं हुए। मीराबाई यहाँ पे भजन कीर्तन साधु संतों की बैठक तो एक कलंक के रूप में माना जाता था। उनको 2 बार मारने का प्रयत्न किया गया। जो उसका देवर होता है विक्रमादित्य, वो मीराबाई को जहर देता है इसी मंदिर में जो अमृत हो जाता है। फूलों की टोकरी में सांप डाल के दिया गया, वो फूलों की माला बन जाती है। सारे चमत्कार यहीं पे होते हैं। उसके बाद मीराबाई ऐसे परेशान होकर कृष्ण की जो मूर्ति होती है वो उठा के अपने गाँव कुड़की चली जाती है। थोड़े दिन वहाँ पे रहने के बाद चारों धाम यात्रा करते हुए द्वारिका में बोला जाता है वो कृष्ण की मूर्ति के अंदर समा जाती है। मंदिर के अंदर जाते हुए सबने देखा था, बाहर आते हुए किसी ने देखा। आप द्वारिका जाते हो कभी तो वहाँ पे बोला जाता है कि जब मीराबाई मंदिर के वो मूर्ति के अंदर समाई थी तो उनकी साड़ी का पल्लू हल्का सा बाहर रह गया था, जो आज भी वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसमें से आज भी चंदन की खुशबू आती है। अभी जो आप इसके अंदर मूर्तियाँ देखो कि 2002 में लगवाई गई थी बिरला सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा। 12 लाख की इनकी लागत आई थी। मंदिर मेवाड़ के ऊपर टोटल 57 राजाओं ने शासन किया है। 50 साल का हिस्ट्री जिसको हम मेवाड़ के लिए स्वर्णकाल कह सकते हैं, वो था राणा कुंभा का शासन। राणा कुंभा ने कई सारी नई इमारतों का निर्माण करवाया, प्लस पुराने जो खंडर थे उनको रिपेयर करवाए थे। इसके अलावा हमारे राजस्थान में टोटल 82 फोर्ट होते हैं 82, जिनमें से 32 किलो का निर्माण अकेले राणा कुंभा के टाइम पे होता है। अपने जीवन काल में राणा कुंभा एक भी युद्ध नहीं हारे। किले के ऊपर हुए 40 अटैक, जिनमें से हम 3 युद्ध हारे, बाकी 37 युद्ध जीते। जो 3 युद्ध हम हारे उन तीनों में जोहर किया गया था। आपने पिक्चर देखा होगा पद्मावत, तो उसी तरह यहाँ पे 2 जोहर और किया गया था। 1440 में जब यहाँ के राजा होते राणा कुंभा, उस टाइम गुजरात से अहमद शाह और मालवा से महमूद खिलजी, ये दोनों किले के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। तो इन दोनों मुस्लिम शासकों को हराने के बाद उसकी विजय की खुशी में विजय स्तंभ को बनवाया जाता है। 122 फीट इसकी हाइट 157 सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए बनी हुई है। इसको बनने में उस टाइम 10 साल लगे थे। राजस्थान में 2 रियासतें होती है, एक होता है मेवाड़, दूसरा मारवाड़। मेवाड़ काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, जिसके अंदर अपना चित्तौड़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नाथद्वारा, मांडलगढ़, कुंभलगढ़, इस तरह के 36 ठिकाने मेवाड़ के अंदर आते हैं। इन 36 ठिकानों का राजधानी जो कैपिटल था वो चित्तौड़गढ़ हुआ करता था 1558 के पहले। जब 1558 में उदय सिंह जी ने उदयपुर बसा लिया तो मेवाड़ की राजधानी उदयपुर हो जाती है, जो आज भी उदयपुर ही है। 1568 मतलब उदयपुर बसाने के 10 साल बाद अकबर यहाँ पे अटैक करता है चित्तौड़गढ़ के ऊपर। सबसे मजबूत किला और दूसरा मैंने आपको बताया था कैपिटल हुआ करता था। मतलब चित्तौड़ जीता तो आधे मेवाड़ पे उनका अधिकार। तो चित्तौड़ के अलावा काफ़ी सारे ठिकानों के ऊपर छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी जहाँ पे सैनिक कम होते थे, तो काफ़ी सारी रियासतों पर अकबर का आधिपत्य था। तो महाराणा प्रताप ने लगभग 1573 में उनका वो होता है राज तिलक, और 1598 में उनकी मृत्यु। ये 20-25 साल का जो था ना, इनमें काफ़ी संघर्ष करने के बाद पूरे मेवाड़ को तो आज़ाद करा लेते हैं वो, लेकिन चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को कभी आज़ाद नहीं करा पाते। 1596 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने के बाद उनके बेटे अमर सिंह जी का शासन आता है, जिन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी मुगलों की छावनियों को ध्वस्त करा था। अमर सिंह जी का इतिहास आपको इतना नहीं बताया गया, ना तो गूगल पे मिलेगा ना आपको कहीं पे भी मिलेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया था सर, भाला फेंका था, एक सैनिक को चीता वो घोड़े के पास निकला था बीबियर के युद्ध में। तो उन्होंने क्या किया सर, 1615 में एक समझौता कर लिया अकबर के बेटे जहांगीर के साथ कि हम हमारी बहन बेटे को आपके साथ नहीं ब्याएंगे, कोई कर वगैरह नहीं देंगे। सम्मानपूर्वक शर्त थी। उधर से एक शर्त रखी गई, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ मैंने आपको बताया था दोनों आज़ाद नहीं हुए थे। इन दोनों के ऊपर जो भी चीज़ें टूटी फूटी है वो टूटी फूटी रहेगी। आप कोई भी नया निर्माण नहीं कराओगे, ना ही कोई चीज़ रिपेयर कराओगे। अच्छा। तो एक कारण ये रहा किले के खंडर रहने का। 16वीं शताब्दी के बाद ना तो यहाँ पे कोई नया निर्माण हुआ, ना ही कोई चीज़ रिपेयर करवाई गई। इसके अलावा उदयपुर बसा लिया गया था, पूरा उदयपुर शिफ्ट हो जाता है। चित्तौड़ को इग्नोर किया गया, ये केवल एक रियासत बन के रह गई थी जहाँ पे उनकी प्रजा वगैरह रहा करती थी, सेनापति लोग रहा करते थे, उनको कर वगैरह दिया करते थे। 200 सालों तक ये समझौता बना रहता है, जब तक मुगल काल रहता है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेज आते हैं, ब्रिटिश शासन।
तो अंग्रेजों के आने के बाद लास्ट वाले 2 फ्लोर देखेंगे 8वां और 9वां, जो बिजली गिरने की वजह से डैमेज हो गए थे। अच्छा। इन दोनों को महाराणा स्वरूप सिंह जी के द्वारा फिर से रिपेयर करवाया गया। ये जौहरी स्थल का उत्तरी द्वार है भैया। ओके। और वो पूर्वी द्वार है, 2 गेट हुआ करते थे जौहरी स्थल के। ये उत्तरी द्वार है, वो पूर्वी द्वार है। ओके। इस जगह जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, पहले शमशान हुआ करता था, लोगों को जलाया जाता था, उल्टे सती होती थी, यहीं पे जोर किया गए थे। अभी जो आप गार्डन देख रहे हो ना, ये वाला आगे वाला, इसके भी आगे थे पहले लंबे के लंबे यहाँ पे टैंक हुआ करते थे, गड्ढे। हाँ। पुरातत्व विभाग वालों के द्वारा जितने भी यहाँ पे रिपेयर कर, मतलब वो रेनोवेशन हुआ, जितना भी वो कुछ हुआ 1982 के बाद ही होता है। तो हर साल राज परिवार आता है यहाँ पे होली के 10 दिन बाद, जो एकादशी होती है। अच्छा। उस दिन यहाँ पे जौहर मेला लगता है, कई सारी संख्या में राजपूत लोग इकट्ठे होते हैं, राज परिवार आता है यहाँ पे हवन करता है। इस हवन के अंदर रानी पद्मिनी का पोशाक जो आज भी हमारे स्पॉट के ऊपर बनाया जाता है, बिलादिवासी लोगों के द्वारा चंदन का पोशाक वो यहाँ पे चढ़ाया जाता है। पहला जोर होता है यहाँ पे 1303, जब यहाँ के राजा होते रावल रतन सिंह, रानी होती पद्मिनी, अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है। ओके। तो रानी पद्मिनी 16,400 के साथ में यहाँ पे पहला जोर करती है, और सबसे बड़ा जोर वही कहलाता है। राजस्थान में अपने 2 ही जगह पे जोर हुए सर, एक अपने यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में और दूसरा जैसलमेर। सेकंड जोर होता है 1535, जब यहाँ के राजा होते हैं राणा सांगा। उस टाइम क्या होता है सर, राणा सांगा के बेटे भोजराज की मृत्यु हो चुकी थी, उनके नेक्स्ट बेटे होते विक्रमादित्य चाल चलन सही नहीं था, राजपाट चला नहीं पाया उसको, और उसके छोटे भाई उदय सिंह जी, कर्ण सिंह जी, इन सबको कुंभलगढ़ भेज दिया जाता है सुरक्षा के लिए। यहाँ पे उनकी माँ होती हाड़ी रानी कर्णावती, जिन्होंने यहाँ का कार्यभार संभाला, सामंतों को, जागीरदारों को इकट्ठा किया। इसके अलावा उसने हुमायूं को राखी भेजी थी। राखी की परंपरा उसी टाइम से चली आ रही है। उसके पहले राखी का त्यौहार नए के बराबर मनाया जाता था, पढ़ा होगा आपने। तो जब तक हुमायूं आता 2 दिन लेट था, बहादुर शाह अटैक कर चुका था गुजरात से, मीराबाई के यहाँ से जाने के 1 साल बाद ही। रानी कर्णावती 13,400 के साथ में यहाँ पे सेकंड जोर करती है। तीसरा जोर होता है यहाँ पे सर 1568, जब यहाँ के राजा होते राणा उदय सिंह जी, जिन्होंने 1558 में उदयपुर बसा लिया था, राजपुर को उदयपुर से। शमशान के आसपास एक शिव जी का मंदिर रहता है। हाँ। शिव जी के जो 3 रूप होते हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनके स्टेचू एक 9 फीट की पहाड़ी के ऊपर बनाया गया। ऐसी मूर्ति आपको कहीं देखने को नहीं मिलती। मैंने आपको बताया था ब्रह्मा जी का एक मंदिर यहाँ पे है, दूसरा पुष्कर में। तो ये मूर्तियाँ हैं, आप जरूर अंदर जाके दर्शन करेंगे। तो उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी जब अटैक करता, रानी पद्मिनी यहाँ पे जोहर कर चुकी थी। उनके जो गुस्सा सैनिक थे, उनके जातक तलवारें गए, बाले गए, वाटर इसको डैमेज किया गया। इसको आप चारों तरफ से देखते हो मूर्तियाँ सारी खंडित है। बाहर वाला गेट पूरी तरह तोड़ दिया गया था, जिसको राणा कुंभा के पिता राणा मोकल के द्वारा रेनोवेट करवाने के बाद एक काला पत्थर जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो ना खंबे के बीच में, ये लगा दिया जाता है। जैसे मैं अपने बेटे को काला टीका लगाती थी नज़र से बचाने के लिए, ठीक उसी तरह। अच्छा। और बीच वाले 2 खंबे आप और देख रहे हो ना, ये फतेह सिंह जी के द्वारा लगवाए गए थे, जिन पे कोई आर्किटेक्चर नहीं है, कला नहीं। तो यहाँ के जो राजा थे ना रावल रतन सिंह, उन्होंने रानी पद्मिनी के लिए एक महल बनवाया जो पानी के बीच में बना हुआ है। कमरे बने हुए हैं, फिर इस साइड में कमरे दिख रहे हो ना, इस साइड में विंडो, इस साइड में विंडो। हाँ। इस कमरे के अंदर लाया गया था अलाउद्दीन खिलजी को चेहरा दिखाने के लिए। अच्छा। बीच में खड़ा कर दिया गया था, पीछे गौरव और बादल दोनों तलवार लेके खड़े हो जाता। अगर बाई चांस को इस साइड में घूम के देख लेता, उसकी गर्दन उसी टाइम काट दी जाती। काश शीशे वगैरह चलते नहीं थे। कमरे के अंदर लगाए गए चांदी के थाल चारों तरफ, वो भी इतना स्लोप में। इस महल का परछाई जो पानी में गिरता है ना, उसका रिफ्लेक्शन शीशे के ऊपर दिखाई दे। रिफ्लेक्शन समझ गए? समझ गए। हाँ जी। उस कमरे के अंदर अभी कुछ नहीं है, काश शीशे वगैरह कुछ नहीं, बताने लायक इसको कुछ भी नहीं, आप जाके अंदर देख सकते हैं। तो उस तरह उसको रिफ्लेक्शन दिखाने के बाद जैसे हमारे यहाँ पे कोई मेहमान आ जाता है, तो हम लोग उनको छोड़ने रेलवे स्टेशन बस स्टैंड जाते हैं। तो रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को नीचे छोड़ने जाते हैं, यहाँ पे उसकी सेना का डेरा होता है। नीचे जाने के बाद उनको धोखे से बंदी बना लिया गया, ऊपर संदेश पहुँचाया जाता है। 10 दिन के अंदर रानी पद्मिनी को भेजते हो तो ठीक, बाकी रावल रतन सिंह का सर पहुँचा दिया जाएगा। रानी पद्मिनी खूबसूरत होने के साथ ही काफ़ी समझदार थी। उसने बोला ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ मेरे 700 दासियाँ, 700 दासियों के लिए 700 पालकियाँ, राघव चेतन का सर, और सबसे पहले हम रावल रतन सिंह से मिलेंगे। सारी शर्तें अलाउद्दीन खिलजी मान जाता, 700 पालकियाँ ऊपर भिजवाता, राघव चेतन का सर भी ऊपर भिजवाता है। तो 700 पालकियों के अंदर बैठते गोरा बादल और उनके 700 सिपाही सारे औरतों के वेश में। जो 4-4 कहार होते हैं ना पालकी उठाने वाले, वो सारे भी सैनिक ही होते हैं। तो इस साइड में हो जाती 4000 की सेना, उस साइड में 4,500 सैनिक। ये 4000 की सेना नीचे जाती है जहाँ पर रावल रतन सिंह को बंदी बनाया गया था। वहाँ से उनको छुड़ाया जाता है। गौरा अपने पति से बादल को बोलता है कि आप सुरक्षित राणा जी को किले के ऊपर लेके जाओगे। बादल कुछ सैनिकों को साथ में लेके यहाँ पे आ जाता है। गौरा नीचे युद्ध करता है और 4000 की सेना 4,500 की सेना भारी पड़ती है। अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ से जाना पड़ता है। नेक्स्ट वो 6 महीने बाद फिर से अटैक करता है, 2 से 2.5 लाख की सेना लेके आता है। इस बार शाका और जौहर दोनों किया गया। रावल रतन सिंह के द्वारा शाका किया गया, जिन्हें उनको धोखे से मार दिया जाता है। रानी पद्मिनी यहाँ पे जाके जौहर कर लेती है। अलाउद्दीन खिलजी अटैक नहीं करता,
तो चित्तौड़ इस साइड में वैसा होता है, उस साइड में नहीं होता। ओह, तो मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी 2 बार अटैक करता है, दोनों बार इसी साइड से अटैक करता है। फर्स्ट बार में हार के चला जाता है, सेकंड बार जब आता है 2 से 2.5 लाख की सेना लेके आता है। आते टाइम जो 7 गेट इस साइड पे बने हुए थे, ये सबको तोड़ते हुए आता है। उसके बाद राणा कुंभा ने नीचे वाला और ये वाला गेट रिपेयर करा, उस साइड में 7 गेट बना दिए। फ्रंट उधर हो गया, बैक इस साइड में हो गया। इस गेट को बोला था सूरजपोल गेट। सूर्योदय के साथ इसको खोला जाता है, सूर्यास्त के समय आज भी इसको वापस बंद कर दिया जाता है।